नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। मुख्य समाचार। भारत संघर्षग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का आग्रह किया। उच्चतम न्यायालय ने कथित माओवादी संपर्क के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और अन्य को बरी करने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अफगानिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या करीब दोगुनी होकर 3 करोड़ 40 लाख हो गई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। सूडान में बढ़ते तनाव और अशांति के बीच भारत वहां अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ बात की है। दोनों देशों ने व्यावहारिक सहायता का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार ने नई दिल्ली में विशेष नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। खार्तूम में भारतीय दूतावास व्हाट्सएप ग्रुप सहित कई तरीकों से भारतीय समुदाय के साथ लगातार संपर्क में है। इस बीच सूडान में प्रतिद्वंदी गुटों के बीच संघर्ष में 185 लोग मारे गए हैं और 1800 से अधिक घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। लाखों घरों में फंसे हैं, जबकि कई इलाकों में आपूर्ति बाधित है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने सूडान में संघर्ष की निंदा करते हुए तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है। कर्नाटक में दावणगेरे के उपायुक्त शिवानंद कापसी और अन्य अधिकारी संघर्ष प्रभावित सूडान में फंसे जनजातीय लोगों के संबंधियों से मिलने पहुंचे। उन्होंने आज दावणगेरे के चन्नागिरी तालुक में स्थापना हल्ली गांव में रह रहे हक्की पक्की जनजातीय लोगों के शिविर में उनके साथ मुलाकात की। अधिकारियों ने वहां के निवासियों से सूडान गए लोगों की सूचना ली और वहां उनके ठहरने के स्थान की जानकारी भी ली। उन्होंने संबंधियों और परिवारों के सदस्यों को सूडान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी दी। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने संबंधी याचिकाओं पर कार्यवाही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया जाए। उच्चतम न्यायालय में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि कल सभी राज्यों को इस संबंध में पत्र जारी कर याचिका में उठाए गए मुद्दों पर उनके विचार मांगे गए। केंद्र की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ से ये अनुरोध किया। उच्चतम न्यायालय ने 2 समलैंगिक जोड़ों की अलग अलग याचिकाओं पर 25 नवंबर को केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी थी। याचिकाओं में विवाह करने की अनुमति देने और इसे विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत करने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने कथित माओवादी संपर्क को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा और अन्य को रिहा करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट से एक अलग पीठ गठित कर इस मामले पर फिर से विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। माओवादियों के साथ संपर्क के आरोप में गढ़चिरौली की अदालत ने जीएन साईं बाबा और 4 अन्य को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आजीवन कारावास की सजा दी थी। इसके खिलाफ बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ में अपील की गई और पीठ ने इन्हें बरी किए जाने का आदेश दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सैन्य कमांडरों के अर्धवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे उन्नत प्रौद्योगिकी, नवाचार, निगरानी संबंधी समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, अग्निपथ योजना की प्रगति और संचालनगत उपकरण प्रदर्शनी का भी निरीक्षण करेंगे। पहली बार यह सम्मेलन हाइब्रिड फॉर्मेट में हो रहा है। इसमें सुरक्षित संचार संपर्क के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। 5 दिन का यह सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा।
कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कई बड़े नेताओं ने आज अपने अपने नामांकन पत्र भरे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और कर्नाटक के फिल्म अभिनेता किच्चा सुदीप की उपस्थिति में शिग्गांव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपना नामांकन पत्र भरा। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार ने हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र भरा। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी परमेश्वर ने कोर्तवागेरे निर्वाचन क्षेत्र से पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुत्र बीवाई विजेंद्र ने भी शिवमोगा जिले के शिकारपुर निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन पत्र भरा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हो रही है और अब राजनीतिक दल प्रचार अभियान की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भाजपा ने आज अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, राज्य भाजपा के प्रमुख चेहरे और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने हाल ही में राज्य के कोलार और बीदर में प्रचार किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी पार्टी के लिए प्रचार में जुटे हैं। जनता दल सेक्युलर के लिए एचडी कुमारस्वामी चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 208 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी आम आदमी पार्टी भी प्रचार में ताकत झोंक रही है। वामपंथी और अन्य क्षेत्रीय दल भी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। सुधींद्र के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सभी राज्यों के कुल 40 भारतीय जनता पार्टी के नेता सूची में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त होगी। 224 विधानसभा सीटों के लिए अगले महीने की 10 तारीख को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 मई को होगी। हैदराबाद में हो रही डिजिटल अर्थव्यवस्था की कार्यसमूह की दूसरी बैठक में आज साइबर सुरक्षा और इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। 3 दिन की यह बैठक आज शाम संपन्न होगी। एक रिपोर्ट। कार्यसमूह ने अब तक डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और कुशलता जैसे मुद्दों पर चर्चा की है। अब बैठक में साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कार्यसमूह के अध्यक्ष और केंद्रीय संचार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में साइबर सुरक्षा की चुनौतियों और इसे मजबूत करने का सामना करने के लिए विभिन्न देशों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता को उजागर किया। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधि, आमंत्रित देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। रोहतास और खगड़िया सहित 6 जिलों का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पटना, गया, खगड़िया, बांका और मोतिहारी में लू का अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। हीट वेव के कारण बिहार के अधिकांश इलाकों में तेज गर्मी का सिलसिला जारी है। शेखपुरा जिले का तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि पटना का तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रहा। गया, रोहतास और जमुई समेत 6 जिलों का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को आज से सुबह 10:45 तक ही खोलने का निर्देश दिया है। इस बीच राज्य सरकार ने मजदूरों को दिन के 11 बजे से दोपहर बाद 3:30 बजे के बीच काम नहीं करने की सलाह दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ तेज वर्षा हुई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में अधिकतम 19 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में आज भी गरज के साथ वर्षा जारी रहने का अनुमान है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में भी आज तेज वर्षा होने और आंधी चलने की आशंका है।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में 63,562 रोगियों का कोविड उपचार चल रहा है। इस बीच कल 8,175 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67% बनी हुई है। तेलंगाना सरकार ने देश में कुछ राज्यों में और कई अन्य देशों में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए 5 लाख कोर्बीवैक्स डोज की व्यवस्था की है। बूस्टर डोज आज से दी जाएगी। वैक्सीन सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होगी। कोर्बीवैक्स को एहतियाती डोज के रूप में उन लोगों को दिया जा रहा है जिन्होंने पहले ही कोवैक्सीन या कोविशील्ड पहली या दूसरी डोज के रूप में ले ली है। जन स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने लोगों से संक्रमण से सुरक्षा के लिए इस अवसर का उपयोग करने को कहा है। इस बीच तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान 52 लोगों में संक्रमण मिला, जबकि 40 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में वर्तमान में 281 कोरोना संक्रमितों का उपचार चल रहा है। केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज दूसरा परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में चलेगी। ट्रेन तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से सुबह 5:10 पर रवाना हुई और दोपहर 12:13 पर कन्नूर पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री द्वारा अगले सप्ताह हरी झंडी दिखाकर चलाने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगानिस्तान में गरीब लोगों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 3,40,00,000 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के 2022 के आंकड़ों में अनुमान लगाया गया है कि 3,40,00,000 अफगान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 2021 में अमेरिका समर्थित गणतंत्र के पतन के बाद अफगानिस्तान को जारी विदेशी सब्सिडी रोक दी गई और सहायता कार्यक्रमों में बड़ी कटौती कर दी गई है। 2020 में अफगानिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 1,50,00,000 थी। अफगानिस्तान में यूएनडीपी के प्रतिनिधि अब्दुल्ला अल दरदारी ने कहा, अगर इस साल विदेशी सहायता कम कर दी जाती है तो अफगानिस्तान और गहरे संकट में पहुंच सकता है। बांग्लादेश में यूरोपीय संघ के राजदूत चार्ल्स व्हाइटली ने कल ढाका में मुख्य निर्वाचन आयुक्त काजी हबीबुल आवल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री व्हाइटली ने बताया कि बांग्लादेश में संसदीय चुनावों के दौरान यूरोपीय संघ के चुनाव पर्यवेक्षक मिशन की तैनाती को लेकर बातचीत हुई। चीन की राजधानी पेइचिंग में एक अस्पताल के वार्ड में कल आग लगने से कम 29 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सोशल मीडिया पर दिखाए गए वीडियो में लोग दीवार से बेडशीट के जरिए नीचे उतरते देखे गए ताकि वे धुएं और आग से बच सकें। 39 घायल आज सुबह अब भी वार्ड में हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है और 18 गंभीर हैं। अधिकारियों ने मीडियाकर्मियों को ये जानकारी दी। कनाडा में सार्वजनिक क्षेत्र के 1,55,000 से अधिक कामगार हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार के साथ पारिश्रमिक पर समझौता नहीं हो पाने के बाद हड़ताल पर जाने का ये फैसला किया गया। कनाडा के पब्लिक सर्विस अलायंस यूनियन ने बताया कि ट्रेजरी बोर्ड और कनाडा रेवेन्यू एजेंसी के कर्मियों से आधी रात से हड़ताल करने की अपील के बावजूद अनुबंध को लेकर बातचीत जारी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 14 रन से हराया। आज विश्व यकृत दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य यकृत से संबंधित समस्याओं और बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। यकृत बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यकृत से संबंधित बीमारियां भारत में मृत्यु का 10वां सामान्य कारण बनती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत संघर्षग्रस्त सूडान में अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम कर रहा है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाने का आग्रह किया। उच्चतम न्यायालय ने कथित माओवादी संपर्क के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और अन्य को बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, अफगानिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या करीब दोगुनी होकर 3,40,00,000 हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।